हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब लोग। तो आइए हम अब आगे की कहानी पे चलते हैं, प्रिंट कल्चर की। जब गणपति जी अपने इंडिया वापस लौटे तो गणपति जी ने जो भी बदलाव चाइना में, यूरोप में, जापान में लाया था, वही संकल्प गणेश जी करके अपने देश लौटे थे कि अब यही तरक्की मुझे मेरे देश के लिए भी करनी है। तो अब हुआ क्या, देखिए। जब गणपति जी देश में वापस लौटे तो गणपति जी ने सबसे पहले प्रिंट कल्चर की स्थिति को देखा कि यहाँ पर जब प्रिंटिंग प्रेसेस नहीं है तो फिर प्रिंट यहाँ हो कैसे रहा है, लोग कैसे पढ़ रहे हैं, क्या क्या चीज़ें हो रही हैं। तो सबसे पहले गणपति जी जब इंडिया लौटे तो इंडिया में गणपति जी को ये पता चला कि यहाँ हैंड रिटर्न मैन्यूस्क्रिप्ट्स लिखी जा रही हैं, जो कि होती हैं लिपि। किसी भी भाषा की जो अर्लीस्ट रिटर्न फॉर्म होती है उसे हैंड रिटर्न मैन्यूस्क्रिप्ट कहा जाता है। तो गणपति जी ये बात देखकर बहुत खुश हुए कि जिस तरीके से विदेशों में भी हैंड रिटर्न मैन्यूस्क्रिप्ट लिखी जाती थी, उसी तरीके से हमारे देश में भी लिखी जा रही हैं। और एक चीज़ और जिसके लिए गणपति जी बहुत खुश हुए, जिसको देखकर, वो थी कि हैंड रिटर्न मैन्यूस्क्रिप्ट जो थी वो हमारे देश में प्राचीन भाषाओं में लिखी हुई थी, जैसे कि संस्कृत, अरेबिक, पर्शियन। मतलब वो भाषाएं भी जो हमारे देश की हैं और वो भाषाएं जो और देशों से दूसरे लोग हमारे देश में लेकर आए हैं, हम सब भाषाओं का सम्मान कर रहे थे। तो ये देखकर गणपति जी को बहुत खुशी हुई। उसके अलावा गणपति जी को कुछ चीज़ों को देखकर दुख भी हुआ। क्यों? क्योंकि मैन्यूस्क्रिप्ट जिन पेपर्स पे उस समय लिखी जाती थी, उन पेपर्स की क्वालिटी बहुत अच्छी नहीं होती थी, या फिर पाम के पत्ते पर मैन्यूस्क्रिप्ट लिखी जाती थी और इन्हें प्रिजर्व करने के लिए दो वुडन ब्लॉक्स के बीच में पेपर को दबाया जाता था। तो गणपति जी को ये सब चीज़ों से थोड़ा दुख हुआ कि इतनी मेहनत भी होती है, इतने एफर्ट्स लगते हैं और उसके बाद पन्ने की क्वालिटी कितनी ख़राब है। उसके अलावा एक चीज़ और जिसका गणपति जी को दुख हुआ, वो ये कि मैन्यूस्क्रिप्ट जो थी, इट वाज हार्ड टू अंडरस्टैंड, हर कोई उसे नहीं समझ सकता था। इसका मतलब वो फ्रेजाइल थी। उसके अलावा वो टाइम कंज्यूमिंग थी और उसे कैरी करना भी बहुत डिफ़िकल्ट था, क्योंकि पेपर की क्वालिटी बहुत पुअर थी। तो ये सब चीज़ें जो थी ये गणपति जी को बहुत परेशान कर रही थी। लेकिन उसके बाद गणपति जी ने कुछ ऐसा देखा जिससे गणपति जी बहुत खुश हो गए जब वो बंगाल गए। ये बात है जब बंगाल में ब्रिटिशर्स का राज नहीं आया था। तब बंगाल में जो बच्चे थे वो पढ़ाई कैसे कर रहे थे, वो इस तरीके से पढ़ाई कर रहे थे कि उनकी टीचर्स जो हैं अपनी मेमोरी से उन्हें ओरली डिक्टेट करवाती थी और वो बच्चे ऐसे ही लिखने की धीरे धीरे प्रैक्टिस करते थे और उनका लिखने में भी एक्सपर्टीज़ हो गया। और बहुत सारे बच्चे इसी तरीके से बंगाल में उस समय लिटरेट हुए। तो गणपति जी को ये बात देख के बहुत अच्छी लगी कि शायद चाहे सुविधाएं कम हों, लेकिन अगर इंसान की विल पावर स्ट्रांग हो तो इंसान क्या नहीं कर सकता। तो ये बात जो हमारे गणपति जी थे उन्हें बहुत अच्छी लगी। उसके बाद चलते हैं अब प्रिंट कल्चर जो था, जो मैंने अभी बताया वो सब प्रिंट के आने से पहले की बातें थी। लेकिन अब एग्जैक्टली हमारे देश में प्रिंट कल्चर आया कैसे, उसके लिए मैं आपको बात बताती हूँ कि गणपति जी जब इंडिया आए तो गणपति जी ने गोवा की बड़ी तारीफ़ सुनी कि भाई गोवा जो है वो बहुत अच्छी प्लेस है, घूमने लायक जगह है। तो गणपति जी ने सोचा क्यों ना मैं भी गोवा का एक चक्कर लगा के आऊँ। और गणपति जी जब वहाँ गोवा पहुँचे तो गणपति जी को बहुत अच्छा लगा। इतने सारे समुद्र, ठंडी ठंडी हवाएं, हर तरफ हरियाली ही हरियाली। तो गणपति जी को गोवा बहुत पसंद आया और गणपति जी ने उसी समय ये डिसाइड कर लिया कि देश की पहली प्रिंटिंग प्रेस जो है वो गोवा में ही खुलेगी। उस समय वहाँ पर काम कर रहे थे पोर्चुगीज़ मिशनरीज़। तो गणपति जी उनसे भी बहुत खुश हो गए उनके काम से। तो गणपति जी ने उनको ही वरदान दे डाला कि पोर्चुगीज़ मिशनरीज़ के थ्रू ही गोवा में या फिर हमारे देश की सबसे पहली प्रिंटिंग प्रेस खुलेगी। क्योंकि उस समय पर पोर्चुगीज़ मिशनरीज़ जो थे वो आए थे अपने रिलीजियस प्रमोशन के लिए, या फिर वो लोग जो किसी एजेंडा के थ्रू किसी देश में आते हैं। तो इस तरीके से गणेश जी के आशीर्वाद से पोर्चुगीज़ मिशनरी द्वारा गोवा में हमारे देश की फर्स्ट प्रिंटिंग प्रेस खोली गई। उसके बाद जो प्रिंटिंग प्रेस खोली गई उसमें सबसे पहले जो आशीर्वाद मिला गणपति जी को, गणपति जी का,
वो साउथ इंडियन लैंग्वेजेस को मिला, क्योंकि सारे देश में गणपति पूजन होता है गणेश चतुर्थी पर, लेकिन सबसे ज़्यादा गणपति जी का जो पूजन होता है या फिर जो लोग गणपति जी को अपने घर लेकर आते हैं, कुछ दिनों के लिए गणपति जी की सेवा आराधना पूरे मन से करते हैं, वो लोग हैं साउथ इंडियंस। क्योंकि वो गणपति जी को अपने घर में विराजमान करते हैं, उनके साथ रहते हैं, उन्हें अकेला नहीं छोड़ते। तो गणपति जी जो हैं उन्होंने उनकी ही लैंग्वेजेस को आशीर्वाद दे डाला कि तुम्हारी ही लैंग्वेजेस में प्रिंट कल्चर सबसे पहले आएगा। तो जैसे ही गोवा में प्रिंटिंग प्रेस खुली तो उसका सबसे पहला असर साउथ इंडियन लैंग्वेजेस के प्रिंट पर पड़ा। मतलब सबसे पहली किताबें जो थी वो साउथ इंडियन लैंग्वेजेस में छपी, जिनमें कोंकणी लैंग्वेज थी, कन्नड़ लैंग्वेज थी, तमिल लैंग्वेज थी, मलयालम लैंग्वेज थी। इन सारी लैंग्वेजेस में सबसे पहले प्रिंट कल्चर आया, और प्रिंट जो था वो सबसे पहले इन्हीं लैंग्वेजेस में होने लगा। और ये बात थी 1730 की। हालांकि इंग्लिश लैंग्वेज जो थी उस समय उसमें प्रिंट नहीं हो रहा था, बाद में आया, क्योंकि समय के साथ बदलाव बहुत ज़रूरी है, लेकिन उस समय इंग्लिश लैंग्वेज में प्रिंट नहीं आया था। एक और आदमी जिसको देखकर गणपति जी बहुत खुश हुए वो था जेम्स अगस्टस हिकी। ये बंदा जो था ये बंगाल गैजेट करके एक न्यूज़पेपर था, कमर्शियल पेपर, उसमें एडिटर था। इसकी सोच पर गणेश जी को बहुत प्रसन्नता होती थी। हालांकि ये था फॉरेनर, लेकिन तब भी ये अपने विचारों को बहुत खुले तरीके से रखता था। इसे अगर किसी बात को क्रिटिसाइज़ करना होता था तो ये क्रिटिसाइज़ करता था, किसी बात पर अगर इसे कॉम्प्लीमेंट देना होता था तो वो भी ये खुलकर देता था। तो गणपति जी इसके इस स्वभाव से बहुत खुश थे कि एक विदेशी होने के बावजूद भी ये जो गलत है उसके साथ गलत करता है और जो सही है उसके साथ सही करता है। तो इस बात से गणपति जी बहुत खुश हुए। लेकिन उस समय जो हमारे गवर्नर जनरल थे वॉरेन हेस्टिंग, उनको जेम्स अगस्टस हिक्की की बात पसंद नहीं आई। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने सारे न्यूज़पेपर्स पे बैन लगा दिया। तो इस तरीके से जेम्स अगस्टस हिक्की की जो प्रैक्टिसेस थी उनको भी बैन लग गया। लेकिन बाद में 18th सेंचुरी में हमारे खुद के इंडियन न्यूज़पेपर्स छपने लग गए, और एक बार दोबारा से बंगाल गैजेट ने अपनी एग्जिस्टेंस बनाई और उसे पब्लिश किया गंगाधर भट्टाचार्य ने, जो कि राजा राम मोहन रॉय के बहुत क्लोज फ्रेंड थे। तो इस तरीके से गणेश जी के आशीर्वाद से हमारे हिंदी न्यूज़पेपर्स, हमारे इंडियन न्यूज़पेपर्स ने दोबारा अपना एग्जिस्टेंस जमाया बाय 18th सेंचुरी, और वापस से बंगाल गैजेट अपनी एग्जिस्टेंस में आया, जिसे लेकर आए गंगाधर भट्टाचार्य, जो कि बहुत क्लोज फ्रेंड थे राजा राम मोहन रॉय के। तो ये था जेम्स अगस्टस हिक्की के बारे में और बंगाल गैजेट के बारे में। उसके बाद हम चलते हैं कि गणेश जी ने प्रिंट कल्चर से देश में देशभक्ति भी लाई। अब वो देशभक्ति कैसे आई, देखिए, पहले जो अंग्रेज थे उन्हें सेंसरशिप से, प्रिंट पे कंट्रोल से कोई मतलब नहीं था, क्योंकि उन्हें नहीं पता था कि प्रिंट एक बहुत पावरफुल वेपन भी साबित हो सकता है। तो उन्हें किसी बात से कोई मतलब नहीं था कि प्रिंट पे सेंसरशिप लग रही है, कंट्रोल लग रहा है कि नहीं लग रहा है। लेकिन बाद में 1820 में कैलकाटा सुप्रीम कोर्ट ने प्रिंट पर रिस्ट्रिक्शंस लगा दिए, क्योंकि बाद में इनको ये बात रियलाइज़ हुई ब्रिटिशर्स को कि प्रिंट पर कंट्रोल होना ज़रूरी है, क्योंकि प्रिंट भी लोगों के माइंड पर बहुत बड़ा छाप छोड़ता है। तो 1820 में कैलकाटा सुप्रीम कोर्ट में ये डिसीजन आया कि अब प्रिंट पर कंट्रोल लगेगा। लेकिन तब भी दो ब्रिटिशर्स ऐसे थे जो ये नहीं चाहते थे कि प्रिंट पर कोई कंट्रोल लगे। एक थे थॉमस मैक्यूले और एक थे गवर्नर जनरल बेंटिंक। ये नहीं चाहते थे कि किसी भी तरीके से प्रिंट पर कोई भी कंट्रोल लगे या किसी भी तरह का रिस्ट्रिक्शन लगे, क्योंकि प्रिंट जो है वो लोगों के ओपिनियन को प्लेस करने का एक साधन है और उस पर रिस्ट्रिक्शन नहीं लगना चाहिए। और उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद 1878 में वर्नाकुलर प्रेस एक्ट आ गया। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट जो था यह आया रिवॉल्ट ऑफ 1857 के बाद, जो कि हमारी आज़ादी की पहली लड़ाई थी। लेकिन वीर सावरकर ये कहते थे कि हमारी आज़ादी की पहली लड़ाई 1815 में हुई थी, जो पाइक रिवॉल्ट था, जो पीजेंट्स ने किया था।
लेकिन हम किताबों में यही पढ़ते हैं कि हमारे देश की आज़ादी की पहली लड़ाई रिवॉल्ट ऑफ 1857 थी। तो यहाँ ये बताया जा रहा है कि रिवॉल्ट ऑफ 1857 के बाद वर्नाकुलर न्यूज़पेपर्स, जो लोकल लैंग्वेज थी उसमें न्यूज़पेपर्स छपने लग गए थे। तो ब्रिटिशर्स को क्या करना पड़ा, 1878 में वर्नाकुलर प्रेस एक्ट लगाना पड़ा, जिसके थ्रू इन्होंने ये एक्ट लगाया कि कोई भी प्रिंटिंग प्रेस ब्रिटिश सरकार के खिलाफ कुछ नहीं छापेगी, और अगर छापा तो उसे पनिशमेंट मिलेगा, और अगर पनिशमेंट मिलने के बाद भी नहीं रुके तो पूरी प्रिंटिंग प्रेस को सीज कर दिया जाएगा। तो गणपति जी इस बात को सुनकर बहुत दुखी हुए कि प्रिंट जैसी चीज़ पर भी लोगों के विचारों को इस तरीके से दबाया जा रहा है। लेकिन एक व्यक्ति जिसको देखकर गणपति जी बहुत खुश हुए, और गणपति जी को उम्मीद रही कि ये व्यक्ति देश में कुछ ना कुछ अलग ज़रूर लाएगा, कुछ ना कुछ अलग क्रांति ज़रूर लेकर आएगा। वो व्यक्ति थे बाल गंगाधर तिलक। इतनी वार्निंग्स के बाद, वर्नाकुलर प्रेस एक्ट के बाद, बाल गंगाधर तिलक ने अपने न्यूज़पेपर केसरी में कुछ भी पब्लिश करना नहीं छोड़ा। वो जो चाहते थे वो अपने न्यूज़पेपर में पब्लिश करते थे, लेकिन अंत में उनको इम्प्रिजमेंट दे दिया गया 1908 में। और पूरे देश में जब उनके इम्प्रिजमेंट की खबर फैली, उनके जेल जाने की खबर फैली, तो पूरे देश में क्रांति फैल गई, पूरे देश में प्रोटेस्ट होना चालू हो गया। तो इस तरीके से प्रिंट कल्चर नेशनलिज्म भी लेकर आया। और जो पेपर था, जो बाल गंगाधर तिलक का पेपर था, वो था केसरी, जिसमें वो खुले दिल से, खुले ओपिनियन से सब कुछ छापा करते थे। तो इस तरीके से देश में आया नेशनलिज्म, जिसके पीछे गणपति जी का बहुत बड़ा हाथ था, क्योंकि प्रिंटिंग प्रेसेस नहीं होती तो कभी नेशनलिज्म नहीं आ पाता, देशभक्ति की भावना नहीं आ पाती। उसके बाद हम बात करते हैं, देखिए जब इंसान सोचता है तो वो शायद कुछ कैटेगरीज के लिए सोचता है, लेकिन जब भगवान किसी अच्छे काम में अपना हाथ आगे बढ़ाते हैं तो भगवान समाज के हर वर्ग में उसकी अच्छाई ढूंढते हैं। तो जो गणपति जी थे वो प्रिंट कल्चर सिर्फ अमीरों के लिए ही नहीं लेकर आए थे, गणपति जी प्रिंट कल्चर गरीबों के लिए भी लाए थे। तो गणपति जी ने प्रिंट कल्चर गरीबों के लिए कैसे लाया, आइए उसकी बात करते हैं। सबसे पहली चीज़ तो छोटी छोटी बुक्स मार्केट में आने लग गई थी, छोटी छोटी साइज़ की, जिससे गरीब जो लोग हैं वो भी उन्हें पढ़ सकें और अफोर्ड कर सकें। उसके अलावा पब्लिक लाइब्रेरीज़ खोली गई। तो ये पब्लिक लाइब्रेरीज़ खोलने वाले जो थे ये अमीर लोग थे, जिन्होंने गणपति जी की प्रेरणा से गरीबों के लिए पब्लिक लाइब्रेरीज़ खोली थी। और इन पब्लिक लाइब्रेरीज़ में बैठकर ये गरीब लोग पढ़ा करते थे, और गणपति जी को ये देखकर बहुत खुशी होती थी कि समाज का हर वर्ग प्रिंट कल्चर की मदद से आगे बढ़ रहा है। उसके अलावा जो कास्ट डिस्क्रिमिनेशन से जैसे इश्यूज़ थे, पॉलिटिकल इश्यूज़ थे, उन सबको भी लोग रेस करना सीख गए थे, क्योंकि जब इंसान पढ़ता है तो उसका दिमाग खुलता है, उसमें डिबेट डिस्कशन की क्वालिटी अपने आप डेवलप होने लगती है। तो इस तरह की चीज़ें होने लग गई। आर्टिकल्स जो थे वो कास्ट डिस्क्रिमिनेशन के खिलाफ उसे हाईलाइट करने के लिए छपने लग गए। ज्योतिबा फूले जो थे उन्होंने भी उस समय गणपति जी से प्रेरणा लेकर गुलामगिरी नामक किताब लिखी, और वो किताब जो थी वो कास्ट के ही खिलाफ थी, कि मतलब कास्ट सिस्टम में किस तरीके से लोगों के साथ अन्याय होता है। तो वो बातें ज्योतिबा फूले ने अपनी किताब गुलामगिरी में लिखी थी 1871 में। उसके अलावा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, रामास्वामी नायकर जो थे, उन्होंने भी कास्ट सिस्टम को बहुत पावरफुली क्रिटिसाइज़ किया, क्योंकि वो खुद इस कास्ट सिस्टम के प्रॉब्लम से गुजर चुके थे, वो खुद डिप्रेस्ड क्लासेस से थे। तो उन्हें पता था कि उनने जीवन में क्या क्या फेस किया है, और अपने रियल लाइफ एक्सपीरियंस से उन्होंने बहुत सारे आर्टिकल्स लिखे थे। उसके बाद काशी बाबा जो थे वो एक मील वर्कर थे, जिन्होंने छोटे और बड़े का सवाल करके एक किताब लिखी थी 1938 में, जो कि बहुत फेमस हुई थी, क्योंकि उसमें समाज के हर वर्ग को कहीं ना कहीं टच किया था दिल को। क्योंकि छोटे बड़े सवाल में जो किताब थी वो उसमें छोटे वर्ग और बड़े वर्ग दोनों के ही बारे में कुछ ना कुछ डिस्कस किया था। तो काशी बाबा जो मील वर्कर थे उनकी किताब भी बहुत फेमस हुई थी 1938।
उसके अलावा बेंगलोर कॉटन मिल वर्कर जो थे, इन्होंने खुद ने अपने लिए लाइब्रेरीज खोली थी, जिससे ये अपने आप को बेंगलोर के जो वर्कर्स थे, जिससे ये अपने आप को क्या कर सके, एजुकेट कर सके। और ये लाइब्रेरीज खोलने में इनकी मदद की थी सोशल रिफॉर्मर्स ने, जो समाज में कुछ ना कुछ बदलाव चाहते थे। तो इन लोगों ने बेंगलोर के जो कॉटन मिल वर्कर्स थे उनके लिए लाइब्रेरीज भी खोली थी। और ये लाइब्रेरी सोशल रिफॉर्मर्स ने क्यों खोली थी? जिससे समाज से गलत चीज़ें, एक्सेसिव ड्रिंकिंग, उसके अलावा ये जो लिटरेसी रेट है वो बढ़ सके, लोगों के अंदर नेशनलिज्म की भावना आ सके और एक्सेसिव ड्रिंकिंग को लोग गिव अप कर सके, छोड़ सके, इसलिए ये लाइब्रेरीज खोली गई थी। उसके अलावा देखिए, गणपति जी ने सिर्फ गरीबों के लिए नहीं, औरतों के लिए भी बहुत कुछ सोचा। गणपति जी ने औरतों को प्रिंट कल्चर के माध्यम से उठाने में, उनके स्टेटस को बढ़ाने में कैसे मदद की। देखिए कैसे मदद हुई। ऐसे मदद हुई कि जो मिडिल क्लास औरतें थी वो पहले भी पढ़ने में इंटरेस्टेड थी, तो प्रिंट कल्चर से पहले भी वो पढ़ती थी, लेकिन धीरे धीरे करके और वर्गों की औरतों ने भी पढ़ना चालू कर दिया। जैसे कि मैं बात करूं कि हिंदू फैमिलीज़ जो थी, उनकी औरतों को इसलिए नहीं पढ़ने दिया जाता था क्योंकि हिंदू फैमिलीज़ ये मानती थी कि अगर औरतें पढ़ेंगी तो वो विडो हो जाएंगी। मुस्लिम जो थी, मुस्लिम वर्ग की औरतों को इसलिए नहीं पढ़ने दिया जाता था क्योंकि घर वाले ये सोचते थे कि अगर मुस्लिम औरत पढ़ेगी तो फिर वो अपनी सारी पढ़ाई, जो पढ़ा हुआ दिमाग है, वो उर्दू रोमांसेस को पढ़ने में लगा देगी, उर्दू लव स्टोरीज़ को पढ़ने में लगा देगी। इस तरह की गलत सोच अलग अलग कम्युनिटीज़ के लोग रखते थे, जिस वजह से गणपति जी को बहुत दुख हुआ कि औरतें इस तरीके से तो पीछे की पीछे ही रह जाएंगी। लेकिन गणपति जी ने भी हार नहीं मानी। गणपति जी ने इस तरीके से प्रिंट कल्चर को औरतों के सामने लाके रखा कि औरतों ने ना सिर्फ किताबें पढ़ी, बल्कि खुद के जीवन को भी किताबों के रूप में उतार के दुनिया के सामने ले आई। तो आइए क्या क्या चीज़ें थी। जैसे हम बात करें रसुंदरी देवी जी की। रसुंदरी देवी जो थी वो एक मैरिड गर्ल थी, जिनकी शादी एक ऑर्थोडॉक्स फैमिली में हुई थी, एक ऐसे घर में जहाँ रूल्स और रेगुलेशन, रिस्ट्रिक्शंस बहुत होते हैं। लेकिन उन्होंने पढ़ाई अपनी किचन में ही सीक्रेटली कर डाली क्योंकि उनमें वो जज्बा था सीखने का। तो जब वो रसोई में खाना बनाती थी तो वो सीक्रेटली ही किताबों को पढ़ लिया करती थी। और वो इतनी ज़्यादा एजुकेट हो गई थी और अपने लाइफ से उन्होंने इतने एक्सपीरियंसेस लिए थे कि उन्होंने खुद ने अपनी ऑटोबायोग्राफी लिखी थी, जिसका नाम था अमर ज़ुबान। ये बात है रसुंदरी देवी जी की, और ये 1876 में लिखी गई थी। और ये एक फुल लेंथ बंगाली लैंग्वेज में लिखी हुई ऑटोबायोग्राफी थी। उस समय सबसे बड़ी बायोग्राफी, ऑटोबायोग्राफी जो लिखी गई थी बंगाली लैंग्वेज में फुल लेंथ, वो लिखी थी रसुंदरी देवी जी ने, और उसका नाम था अमर ज़ुबान, और ये लिखी गई थी 1876 में। उसके बाद कैलाश बासनी देवी। कैलाश बासनी देवी जो थी, उन्होंने औरतों के एक्सपीरियंसेस पे किताब लिखी कि औरतों को कैसे जेल की तरह घर में कैद किया जाता है, औरतों को कैसे इग्नोर किया जाता है, और उसके अलावा औरतों से कैसे घर का काम करवाया जाता है, और इवन घर में जो हार्ड वर्क होता है वो भी औरतों से करवाया जाता है। ये सारी औरतों का एक्सपीरियंस कैलाश बासनी देवी ने लिखा। उसके अलावा हिंदी राइटिंग्स जो थी वो भी उस समय बहुत फेमस हुई, जो औरतों पर बेस्ड थी, जिसमें औरतों की एजुकेशन के बारे में, विडोहुड मतलब विधवा होने के बाद उनका जीवन कैसा हो जाता है, विडो रीमैरिज की, औरतों को रीमैरिज करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए, नेशनल मूवमेंट के बारे में औरतों का क्या कंट्रीब्यूशन था, इन सब के बारे में भी लिखा गया। उसके अलावा राम चड्ढा करके एक पब्लिशर थे, जिन्होंने भी स्त्री धर्म विचार एक किताब लिखी, और उस किताब में यही लिखा हुआ था कि औरतों को कैसे एक ओबीडियंट वाइफ बनना चाहिए। तो बहुत सारी किताबें थी जो औरतों पे लिखी गई, जिनको औरतों ने लिखा, और औरतों को भी समाज में आगे आने का मौका मिला। तो गणपति जी ने औरतों के लिए भी बहुत कुछ किया। उसके अलावा खालसा ट्रैक्ट, गणपति जी ने पंजाबी औरतों के लिए भी बहुत कुछ किया, क्योंकि खालसा ट्रैक्ट सोसाइटी जो थी, उन्होंने भी
किताबें छापी हाउ, उसके लिए बेस्ड ऑन द क्वालिटीज़ ऑफ अ गुड वुमेन, कि एक अच्छी औरत की क्या क्या खूबियाँ होती हैं। तो उसको सिख समुदाय ने भी पढ़ा और भी सारे समुदाय ने पढ़ा। उसके अलावा बंगाल में कैलकाटा सेंट्रल के नाम से बाटला करके एक पब्लिकेशन आया था। ये बाटला पब्लिकेशन जो था ये घर घर पहुंचाया गया, जिससे औरतें इसे पढ़ें अपने लेजर टाइम में। तो बाटला पब्लिकेशन जो था ये भी बंगाल में उस समय बहुत फेमस हुआ था। तो इस तरीके से गणपति जी ने औरतों को भी आगे बढ़ने का पूरा पूरा मौका दिया। अब हम बात करते हैं न्यूज़पेपर्स की। देखिए, गणपति जी जो थे वो हर जगह नहीं पहुंच सकते थे, लेकिन उनकी आवाज़, उनकी भावना हर जगह पहुंच सके, इसके लिए न्यूज़पेपर्स को गणपति जी ने ज़रिया बनाया कि क्यों ना न्यूज़पेपर्स के ज़रिए लोगों को एजुकेट किया जाए, उन्हें बुद्धि दी जाए, उनको डिबेट डिस्कशन करने का हुनर आ सके। तो क्या किया गया, न्यूज़पेपर्स को लाया गया। न्यूज़पेपर्स में बहुत सारे टॉपिक्स, जैसे मोनोथेइज्म कि भगवान एक होता है कि फॉर्मलेस होता है, या फिर उसके अलावा विडो इमोलेशन कि पति की मौत के बाद एक विधवा की ज़िंदगी कैसी हो जाती है। उसके अलावा विधवा को सती सिस्टम का शिकार होना पड़ता है। आइडोलेट्री मतलब होता है कि भगवान की मूर्ति की पूजा करनी चाहिए या भगवान हर जगह है। इस तरह की इश्यूज़ को भी हाईलाइट न्यूज़पेपर में किया गया, जिससे लोग इन सब चीज़ों को भी लेकर अपने ओपिनियन रखें और डिबेट डिस्कशन कर सकें। उस समय के जो बहुत फेमस अखबार थे जो अलग अलग लैंग्वेजेस में लिखे हुए थे, और वो इसलिए लिखे हुए थे जिससे हर वर्ग का आदमी उन लैंग्वेजेस को पढ़ सके, उन न्यूज़पेपर्स को पढ़ सके। वो कौन कौन से थे? एक तो था संवाद कौमुदी, जो कि अखबार था राजा राम मोहन रॉय का। एक था समाचार चंद्रिका, जो कि अखबार था हिंदू ऑर्थोडॉक्स का, जो हिंदूज रिस्ट्रिक्शंस काफ़ी फॉलो करते थे। एक था जामे जहान एंड शमशूल अखबार, ये पर्शियन न्यूज़पेपर थे दोनों। उसके अलावा बॉम्बे समाचार जो था ये गुजराती न्यूज़पेपर था। तो इस तरीके से हर वर्ग के लिए गणपति जी की प्रेरणा से अखबार बनाए गए। दियोबंद सेमिनरी जो थी ये एक मुस्लिम ऑर्गेनाइजेशन थी जो 1867 में खोली गई थी। इसने बहुत सारे फतवा जारी किए थे। फतवा होते हैं मुस्लिम्स के दिए हुए इंस्ट्रक्शंस। तो उन फतवास को, उन ऑर्डर्स को जारी किए गए, और उन फतवा में यही लिखा हुआ था कि एक मुसलमान को अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में किस तरीके से बिहेव करना चाहिए। तो इस तरीके से गणपति जी की कृपा से हर वर्ग में प्रिंट को लाया गया, और प्रिंट की मदद से हर वर्ग तक बातें पहुंचाई गई। उसके अलावा नवल किशोर प्रेस जो थी लखनऊ की, और वेंकटेश्वर प्रेस जो थी बॉम्बे की, इन न्यूज़पेपर्स ने, इन्होंने रिलीजियस टेक्स्ट्स को लिखना स्टार्ट किया। और रिलीजियस टेक्स्ट जो थे वो वर्नाकुलर लैंग्वेज में लिखे जाते थे, मतलब लोकल लैंग्वेजेस में लिखे जाते थे। और हमारे देश का जो सबसे बड़ा, आप ये कह सकते हैं, वर्नाकुलर लैंग्वेज में जो रिलीजियस टेक्स्ट लिखा गया वो था रामचरितमानस तुलसीदास की। इसको लार्ज नंबर ऑफ लोगों ने पढ़ा, और समय समय पर इसके एडिशंस आते गए, और नॉर्दर्न इंडिया के मार्केट में फ्लड होते रहे। मतलब इतने ज़्यादा तादाद में लोगों ने रामचरितमानस को पढ़ा है कि ये एक बेस्ट सेलर किताब बन चुकी थी, और नॉर्दर्न इंडिया के मार्केट इस किताब से फुल्ली, कंप्लीटली आप ये कह सकते हैं, फील्ड थे। और उसी तरीके से नवल किशोर प्रेस जो थी लखनऊ की, उसने भी रिलीजियस टेक्स्ट्स को लिखा और वर्नाकुलर लैंग्वेजेस में लिखा। और उसी तरीके से श्री वेंकटेश्वर प्रेस जो थी बॉम्बे की, उसने भी वर्नाकुलर लैंग्वेज में रिलीजियस टेक्स्ट को लिखा। उसके अलावा प्रिंट जो था उसमें समय समय पर और क्या चेंजेस आए, उसमें ये चेंजेस आए कि इंफॉर्मेशन शॉर्ट स्टोरीज़ की फॉर्म में, लिरिक्स की फॉर्म में भी आने लग गई। अपार्ट फ्रॉम दिस विजुअल इंफॉर्मेशन आने लग गई कि अब पिक्चर्स का यूज़ होने लग गया, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा ऑडियंस को, टारगेट ऑडियंस को अट्रैक्ट किया जा सके। उसके अलावा कार्टून्स वगैरह का भी इन्वॉल्वमेंट किताबों में होने लग गया। चीप प्रिंट्स और कैलेंडर्स आने लग गए। चीप प्रिंट्स मतलब वो सस्ती किताबें जिन्हें गरीब भी अफोर्ड कर सकता है। कैलेंडर्स आने लग गए जिसे सब लोग खरीदते थे, और गरीब लोग, वर्कर्स लोग अपने घरों की वॉल में एज अ डेकोरेटिव आइटम भी लगा लिया करते थे। अपार्ट फ्रॉम दिस कार्टून्स जो थे वो अलग अलग इश्यूज़ को हाईलाइट करने के लिए यूज़ होने लग गए। और इवन
जो रूलिंग अथॉरिटीज़ थी उनको क्रिटिसाइज़ करने के लिए, उन्हें कॉम्प्लीमेंट करने के लिए भी यूज़ होने लग गए। तो इस तरीके से गणेश जी के प्रताप से भारत में आया प्रिंट कल्चर, और समय समय पर प्रिंट कल्चर में भी क्या होता गया, अलग अलग चेंज आता गया। समाज के हर वर्ग को अपनी आवाज़ मिलती गई, फिर चाहे वो पुअर हों, चाहे वो रिच लोग हों, चाहे वो विमेन हो, चाहे कोई भी हो। तो इस तरीके से प्रिंट कल्चर आया भारत में। अगर आपको मेरा लेक्चर पसंद आया हो, मेरा पूरा लेक्चर एनसीईआरटी बेस्ड था, जो भी कंटेंट मैंने आपको वर्बली समझाया, तो आप प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें, फुल्ली व्यू करें, और बच्चों को भी एनकरेज करें इस चैनल को देखने के लिए। मैं जितने बच्चों की मदद कर पाऊँ मुझे बहुत खुशी होगी। जय गणेश।